नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो ये याचिका क्या है? याचिका में ये कहा गया था कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस याचिका में ये आरोप लगाया गया था 14 विपक्षी दलों की तरफ से कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, आप चाहें तो याचिका को वापस ले सकते हैं। इसके बाद 14 राजनीतिक दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना केस लाता है तो हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि हम केस के मेरिट पर फैसला करते हैं, कानूनन जो सही होता है। आप ऐसे केस में हमारे पास नहीं आ सकते हैं जहां एजेंसियों ने कानून का पालन नहीं किया है। हमारे लिए इस तरह गाइडलाइन जारी करना संभव नहीं है। यह साफ बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम एक गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर कि हाँ, विपक्षी दलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है और ये एजेंसियों का दुरुपयोग है। हाँ, ये जरूर है कि केस के मेरिट पर हम कानूनी तौर पर सुनवाई करेंगे। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, एक बड़ा झटका है ये विपक्षी कोशिश को। विपक्ष की 14 विपक्षी दलों ने एक याचिका दायर की थी और ये आरोप लगातार लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष को दबाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह का शक था इस याचिका की वैधता पर और इसके फिजिबिलिटी पर, ये जो पिटीशन थी? जी बिल्कुल, देखिए शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरी विपक्षी दल 14 के 14 विपक्षी बड़े दल जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, उदाहरण और आंकड़े दिए और बताया कि 95% केस जो है ईडी और सीबीआई के पास, वो ईडी के पास खास तौर पर वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ है। लेकिन यहां पर यही आंकड़े उनके लिए उल्टे पड़ गए, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस तरीके से लिया कि वो एक तरीके से नेताओं के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, अपने नेताओं के लिए इम्यूनिटी मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सीधे गिरफ्तारी ना हो ऐसे किसी भी क्रिमिनल केस में, ट्रिपल टेस्ट जैसे परीक्षण से गुजरना पड़े। ये काफी बड़ी गाइडलाइन की मांग थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरीके से लिया कि कानून की नजर में सब बराबर है और देश के हर नागरिक का जो कानूनन अधिकार है, जो कानूनी अधिकार, वो बराबर है। नेताओं के पास कोई विशेष इम्यूनिटी नहीं है, उनके पास कोई विशेषाधिकार, कोई खास संरक्षण नहीं है जो उनको आम लोगों से अलग करता हो, खासतौर पर आपराधिक मामलों में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र की बात है तो कहीं ना कहीं सीधे आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप नेताओं के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट नेताओं को कानूनी तौर पर आम नागरिकों से अलग प्रोटेक्शन देता है कानूनी प्रक्रियाओं में, आपराधिक कानून में सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत, तो ये एक डेंजरस प्रोपोजिशन होगा, यानी एक खतरनाक प्रस्ताव होगा। उन्होंने ये कहा है और कहा है कि नेताओं को अलग से कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन, चाहे गिरफ्तारी को लेकर हो, चाहे जमानत को लेकर हो, चाहे रिमांड को लेकर हो, बहुत सारे गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन वो केस के फैक्ट पर की हैं, आम लोगों के हितों को देखते हुए की हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए की हैं, उनकी रक्षा करने के लिए की हैं। लेकिन नेताओं को अलग से प्रोटेक्शन देने की गाइडलाइन के बारे में अदालत सोच भी नहीं सकती, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है। और शायद यही बात इन 14 विपक्षी दलों के लिए जो है वो एक चूक हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। तो ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक तरह से एक चूक हुई है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम किसी तरह का संरक्षण नहीं दे सकते हैं विपक्षी दलों को, इस तरह की गाइडलाइंस नहीं हम जारी कर सकते, केस के मेरिट पे ही कार्रवाई हो सकेगी। धन्यवाद आपका आशीष भार्गव। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के संजय हेगड़े और देशरत्न निगम जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। संजय हेगड़े, जो आशीष जैसा हमें समझा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम केस के मेरिट पर ही फैसला लेंगे, हम एक तरह से ये एक इम्यूनिटी नहीं दे सकते हैं। ये चूक रही विपक्षी दलों की तरफ से ये कहना कि ईडी और सीबीआई इस्तेमाल हो रही है विपक्ष को दबाने के लिए, और तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए, जो डाउट्स उठाए हैं, आपकी टिप्पणी उस पर? देखिए,
विपक्षी दलों ने फैक्ट्स और फिगर्स तो दिया होगा, वो फैक्ट्स और फिगर्स है वहां की, पर एब्स्ट्रैक्ट में, यानी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक क्लास के लिए, कि आज तो विपक्षी नेता आ रहे हैं, कल शायद ये आ जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कोई एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम दखलंदाजी कर सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक मामले में अगर आपका ये चार्ज है कि ईडी या सीबीआई किसी पॉलिटिकल मैलिस के तहत कोई कार्रवाई कर रही है, तो वो एक स्पेसिफिक केस में आ जाइएगा। जी, ऐसे मिला जुला एक तो संजय आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें क्या चूक थी, ये जो पेटिशन था, एक तरह से ये जिस तरह की पेटिशन दी गई, 14 विपक्षी दलों ने मिलकर ये पेटिशन दी, तो उसमें ये लग रहा था कि ये इम्यूनिटी की मांग कर रहे हैं या ये आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई या ईडी विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो हो सकता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करना इसमें ये मुमकिन नहीं था। तो ये पेटिशन जो थी उसमें कहीं चूक थी, किस तरह की चूक लगती है? देखिए, बहुत सारे पिटिशंस फाइल होते हैं एक अंदाजे से कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको आगे बढ़ाए, और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है नहीं ये ऐसे मामले नहीं है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पिटिशंस विड्रॉ होते हैं या डिसमिस हो जाते हैं। तो शायद 14 पार्टी के जो भी नेता थे वो सब उन्होंने मान लिया था कि एक बार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया है कि भाई इस मामले में हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे, अगर कोई एक स्पेसिफिक केस है तो फिर बताइएगा। पर ये काफी जी बोलिए। नहीं, ये तो सिर्फ एक ऑर्डर है कि एक पिटिशन फाइल हुआ है, पिटिशन को वापस लिया गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक पूरा जजमेंट दिया है, वो बहुत अहम जजमेंट है, वो मीडिया के है इसमें, कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कह के सबको बंद नहीं किया, ये परमिशन ना देना वो गलत है करके। तो मैं इसलिए आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा है वैसा है। दोनों जजमेंट एक ही बेंच ने दिया है, एक स्पेसिफिक केस में था, एक मीडिया हाउस को जब परमिशन नहीं दिया गया, और एक एब्स्ट्रैक्ट केस में था। क्योंकि अमूमन जब तक स्पेसिफिक केस कोर्ट के सामने ना आए तो वो ऐसे मामलों में हाथ नहीं डालता। जी बिल्कुल, तो स्पेसिफिक नहीं था ये मामला और एब्स्ट्रैक्ट था, एक जनरल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकती थी। पर सख्त कमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देशरत्न निगम जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, बल्कि मिस्टर सिंघवी से ये पूछा गया कि क्या वो इम्यूनिटी मांग रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज के लिए इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन से। हालांकि सिंघवी साहब ने जवाब दिया है कि वो कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे थे, लेकिन एक कानून जो है वो इम्पार्शियल तरीके से काम करे, बस इसके लिए याचिका दी गई थी। क्योंकि आंकड़े दिए हैं कि कैसे पिछले एक दशक में जितने ईडी सीबीआई के केसेस हुए उससे कहीं ज्यादा पिछले 7 सालों में ऑपोजिशन के खिलाफ हुए हैं। जी नगमा जी, अगर आप 2014 से पहले के आप समाचार पत्र और अखबार उठाएं तो आपको सिर्फ भ्रष्टाचार, स्कैम ही हर जगह दिखता था और मिलता था। और ये सारे केस पुराने, कुछ केस छोड़ दीजिए, सारे के सारे केस पुराने जिनमें ईडी या सीबीआई कार्रवाई कर रही है। एसपी ने बीएसपी के खिलाफ किया, बीएसपी ने एसपी के खिलाफ किया, कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ। सिर्फ पुराने केस चल रहे हैं, ऐसा नहीं बीजेपी ने कि सारे ये केसेस नए हैं। कुछ केसेस जरूर हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी वगैरह है, शराब की नीति है, उन पर वो केस नए केसेस हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये जो पिटीशन कोर्ट में फाइल हुई है याचिका, उसमें बहुत ही चालाकी से जो राजनीतिक दल हैं, नेताओं को एक अलग कैटेगरी बनवाना चाहते थे, क्योंकि वो सामान्य नागरिकों से ऊपर हैं, उनके लिए एक अलग गाइडलाइंस बनाई जाए और उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। यहां पर कोर्ट ने बोला नहीं, आपको अलग से कोई इम्यूनिटी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपके वही अधिकार है जो सामान्य नागरिक के हैं।
और जो वहां पर स्टैटिस्टिक्स दी गई उनका कुछ एक्स्ट्रापोलेशन किया गया इधर उधर करके, उसको इस तरह पेश किया गया कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए ही गाइडलाइंस बने। तो कोर्ट ने बोला नहीं, आप कोई अलग से क्लास नहीं है जिससे कि आपको अलग से कोई प्रोटेक्शन मिले। कोई अगर आपको लगता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है उसके खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही, वो अपने केस में आए और हम तथ्य और तर्क के आधार पर उसको देखेंगे मेरिट्स पे। तो ये एक जो चालाकी की गई वो कोर्ट ने देख ली। कोर्ट ने बड़ा पारदर्शी कर दिया उसको और ये बता दिया कि आप एक अलग क्लास नहीं है, आप ही सामान्य नागरिक के बराबर हैं जो नेता है, तो कार्रवाई से आपको पर जो वहां पर आंकड़े दिए गए देशरतन निगम जी, या बार बार आंकड़े वहां पर ही नहीं अब बार बार सामने आते हैं कि जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, ईडी ने जो केसेस रजिस्टर किए हैं वो 6 गुना ज्यादा हैं पिछले 7 सालों में, अगर आप उसकी तुलना करें पिछले उसके पहले के दशक से। तो और उसके इसमें यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कन्विक्शन रेट सिर्फ 23% है। विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि सिर्फ परेशान करने के लिए ऑपोजिशन को इस तरह के केसेस होते हैं, कन्विक्शन बहुत कम है। और 95% केसेस ईडी सीबीआई ने ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही खोले हैं। देखिए, ये जितने भी केसेस हैं जो निकल रहे हैं वो 2014 के पहले के, और 2014 के पहले जो हमारे देश में एक वातावरण था वो भ्रष्टाचार का बना हुआ था, और उसके खिलाफ अगर कोई जांच और कार्रवाई हो रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो अपोजिशन, देखिए अपोजिशन साथ आ रहा है भ्रष्टाचार पे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप किसी मेरिट पे आते हैं, पॉलिसीज पे आप एक साथ आए तो समझ में आता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग साथ आ रहे हैं, देखिए जनता देख रही है। दूसरा, जो आपने आंकड़ों की बात करी कि सिर्फ 23 केसेस उन्होंने बोला है कि जिसमें कन्विक्शन हुआ है, सजा मिली है, वो 32 में से 23 है, बाकी केसेस चल रहे हैं। 23% उन्होंने कहा, कन्विक्शन रेट ऑफ ओनली 23%। 23%। देखिए, ये लोग बोल रहे हैं 32 में से 25 या 26 केस हैं जिसमें सजा हुई है, तो कन्विक्शन रेट क्या हुआ? संजय हेगड़े जी, आपको जानकारी होगी इस बात की कि कन्विक्शन रेट जो है वो कम है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी से पहले भी हमने बात की थी और ये बात वो तब भी कहते आए कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो केसेस खोले जाते हैं। लेकिन जी संजय हेगड़े, देखिए दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, सीबीआई और ईडी। सीबीआई की कन्विक्शन रेट जो भी हो, कभी कभार बहुत सारे बैंक ऑफिशियल, ये वो वैसे वाले छोटे मोटे बैंक मैनेजर वो भी फंस जाते हैं, वहां थोड़ा कन्विक्शन हाई होता है। पर सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट करती है वो ऑर्डिनरी ऑफेंसेस है। उस ऑर्डिनरी ऑफेंसेस के जो पैसा बनता है उसको लॉन्डरिंग करने वाले डिपार्टमेंट जो देखती है वो ईडी है। ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत ही छोटा है, और अगर ईडी केस लगाता है तो उसके बाद बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो मेन ऑफेंस है वो जो सीबीआई प्रोसिक्यूट करती है वहां एक्विटल हो जाता है, फिर ईडी का कोई केस भी बचता नहीं है। पर जो इस बीच में जो हैरेसमेंट होता है और आदमी अरेस्ट होके फिर बेल नहीं मिलता है, उसका कोई उपाय होना चाहिए। तो उसका वो इसका जवाब मैं दे दूं। हाँ, देखिए, कन्विक्शन रेट कैसे निकाला जाता है? कन्विक्शन रेट कन्विक्शन के बाद निकलेगा, उसके पहले नहीं निकल सकता। उसके पहले सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं। अगर आप जो कोर्ट में केसेस हैं, फाइल हैं, और जितनी सजा मिली हो, तो कन्विक्शन रेट किसी भी केस में बहुत कम आएगा। लेकिन जिनमें सजा हो गई है, जितने केसेस में 32 में से करीब 25 या 26 केस हैं जिसमें सजा हुई है। कन्विक्शन रेट कन्विक्शन के बाद निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा। तो मैं ये साफ कर दूं, 80% से ऊपर है ईडी का। तो जब बाकी केसेस में भी अगर सजा होगी, उसी तरह कन्विक्शन रेट भी बदलता जाएगा। तो आज की डेट में जो कन्विक्शन रेट है, 32 में से 25 या 26 केसों में अगर सजा हुई है तो कन्विक्शन रेट उस हिसाब से निकलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि कन्विक्शन रेट लो है। ठीक, संजय हेगड़े। और संजय जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूं कि अब जो ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो टिप्पणी हुई और याचिका खारिज की गई, इसके बाद इस बात में हो सकता है कि सच्चाई हो जो विपक्ष कहता है कि परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी और सीबीआई को, और ज्यादातर केसेस जो हैं वो ऑपोजिशन के खिलाफ हैं। बावजूद इसके जो उनकी याचिका थी वो रिजेक्ट होती है, तो एक बड़ा झटका है ये ऑपोजिशन को। 14 पार्टियां एक साथ आई थी इसमें। देखिए, उन्होंने कोई प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट में आने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एब्स्ट्रैक्ट मैटर में नहीं आएंगे, कोई स्पेसिफिक मैटर में अगर आ जाओ तो फिर देखेंगे। तो ऐसा नहीं है
कि जो ये चैलेंज है जी। वो बिल्कुल खत्म हुआ है, क्योंकि ये पिटिशन विड्रॉ हुआ है। कोई स्पेसिफिक किसी एक पॉलिटिशियन या किसी मैटर में अगर कोई आता है तो दूसरी बात भी हो सकती है। बिल्कुल। तो चूंकि ये मामला, जैसा आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक मामले में नहीं था, इसलिए इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की ये जो याचिका है उसको रिजेक्ट किया गया है, ये याचिका खारिज हुई है। लेकिन आगे अगर कोई मामले आते हैं वो एक अलग मामला होगा। धन्यवाद आप दोनों का समझाने के लिए इस बात को कि हुआ क्या है। ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आज ऑपोजिशन जो साथ आई थी, 14 पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने याचिका दायर की थी, वो खारिज तो हुई है, लेकिन ये चूंकि इसमें कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता था, एक जनरल गाइडलाइन के हाँ जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको किसी तरह का संरक्षण मिल सकता है ईडी सीबीआई के खिलाफ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। एक ब्रेक लेंगे हम, आगे राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई जारी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद लगातार प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर भेदभाव भरी कार्रवाई का आरोप लगाया है। के तहत उनका कहना है कि राहुल को 2 साल की सजा पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन अमरेली से बीजेपी सांसद नारन कछाड़िया को 3 साल की सजा मिली और वो फिर भी बने हुए हैं। उन्होंने एक एसटी डॉक्टर को तमाचा मारा था जिस पर उन्हें ये सजा हुई थी। एनडीटीवी ने इस मामले में खड़गे के आरोप के बाद नारायण भाई कछाड़िया से भी बात की। उनका कहना है कि उन्हें सजा हुई तो वो अदालत गए, वो हाईकोर्ट से निराश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए और तब उनकी सदस्यता बहाल हुई है। खड़गे सर, आपने एक बीजेपी सांसद जिनका कन्विक्शन हुआ था उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, क्या इशू क्या है वो, क्या इशू आप रेज करें? देखो, एक एमपी ने गुजरात के, उसने एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मारा, तमाचा दिया, तब उसने वो केस रजिस्टर करवाया, SC एट्रोसिटीज, और जो उसको मारा गया था IPC के तहत, लेकिन उसको, उस MP को 3 साल की सजा हो गई। वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, 16 दिन के बाद स्टे लेकर फिर आ सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी को जब डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा होती है, लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालिफिकेशन होता है और गजट निकलता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सरकार किस ढंग से कानून अपने हाथ में लेके लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उनका मुंह बंद कर रहे हैं, और खासकर राहुल गांधी जी जो बोल्डली बोलते हैं उसको बंद करने के लिए वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मुहिम है, लड़ाई है, वो जारी रहेगी। आपने स्पीकर से भी शिकायत की है इसकी? नहीं, मैं नहीं किया, लेकिन हमारे लोग तो, गुजरात के लोग तो पहले ही किए थे। जी। वो शिकायत करने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिए। ओके, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अमरेली से लोकसभा सांसद नारायण भाई कछाड़िया हैं। जो बयान आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसमें? पहले तो मैं NDTV के माध्यम से देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ, क्षेत्र के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, और मैं NDTV का बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि जो मेरा बयान जो ये दर्शक देखेंगे और सुनेंगे भी। तो हमारे देश का लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी हमारा है। तो आज कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो या बड़े से बड़ा आदमी हो,
उसको न्याय प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है, वो तो हम मानते हैं। आज मेरे साथ जो भी हुआ, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो मेरे पे आरोप लगाया कि गुजरात में अमरेली के एमपी नारायण भाई काछड़िया ने SC/ST के डॉक्टर के साथ जो हुआ था, तो ये सही है, जो हुआ था वो सही है, लेकिन उसके बाद कोर्ट के दायरे में रहकर, कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मैंने जो प्रक्रिया से गुजरना था वो प्रक्रिया मैंने पूर्ण की और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। तो इस देश के कानून व्यवस्था पे भी भरोसा है, इस देश की अर्थव्यवस्था पे भी भरोसा है, इस देश के संविधान को भी मेरे को भरोसा है। और कांग्रेस को मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज देश में कांग्रेस को किसी पे भी भरोसा नहीं है। इस देश के न्यायतंत्र पे भी भरोसा नहीं है, देश के इलेक्शन कमीशन पे भी भरोसा नहीं है, देश के संविधान पे भी भरोसा नहीं है, कि देश की कानून व्यवस्था पे भी भरोसा नहीं है। और तो जो राहुल जी को जो कोर्ट ने संदेश दिया, तो उसमें इसी न्याय प्रक्रिया में से गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कानून किसी व्यक्ति के ही है, सभी के लिए बराबर कानून है। किस कोर्ट में आपने आपको बरी किया था? किस कोर्ट में? मेरे को यहाँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बरी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी किया, मैं जब अमरेली सेशन कोर्ट ने मेरे को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे को सजा सुनाई, तो मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में मुझे बेल नहीं मिली, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में आया। तो एक कोर्ट की प्रक्रिया पे से गुजरना ही पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसा कानून व्यवस्था में ऐसा नहीं चलता है। कानून व्यवस्था सभी के लिए एक है। हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है ऐसी कहीं भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से ने जब आपको बरी किया, तब आप फिर वापस लोकसभा आए? हाँ, फिर मैं वापस लोकसभा आ गया। तो मैं कानून व्यवस्था से जो मैं मानता हूँ, और जो कानून व्यवस्था हमारे देश की है, ऐसी कानून व्यवस्था कहीं भी नहीं है। ऐसा ये मैं दिल से मानता हूँ कि अपने भरोसा होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। पूर्व कांग्रेस नेता और अभी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। NDTV से खास बातचीत में आजाद ने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष होना ना के बराबर है, क्योंकि वो खुद से कोई निर्णय नहीं लेता। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया था, G23 जो बना था, चिट्ठी पत्री लिखी गई, वो तो कुछ इंप्लीमेंट हुआ है ना। आज कांग्रेस में चुनाव हुआ, एक नॉन गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष है। कहाँ हुआ? फिर आपने पढ़ा नहीं है? उसमें था ब्लॉक प्रेसिडेंट का इलेक्शन, नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। CWC का नहीं हुआ। स्टेट नहीं, CWC प्रेसिडेंट सब नॉमिनेट किए, अभी किए कुछ अभी करने। लेकिन शुरुआत लोग कहते हैं शुरुआत हुई है ना, कांग्रेस अध्यक्ष बना गया, वो भी नॉन गांधी है। लेकिन वो चलाता कौन है? वो थोड़ी चलाता है। वो खुद बेचारा जहां कहते हैं पहुंचो, वहां पहुंचना पड़ता। कांग्रेस प्रेसिडेंट इसलिए नहीं है कि वो जाए वहां क्या कहते हैं अदालत में। कांग्रेस प्रेसिडेंट को तो एक अपनी गरिमा रखनी चाहिए ना। तो जब वो भी पीछे पीछे जाएंगे, तो उसका प्रेसिडेंट तो होना या ना होना बराबर ही हो गया। वर्किंग कमेटी का इलेक्शन नहीं हुआ, CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इलेक्शन नहीं हुआ, तो कहाँ हुए? एक प्रेसिडेंट बनाया, तो वो भी बेचारे को जो कहा जाता है वही करता है। आजाद के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके पलटवार किया है और लिखा है कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वो प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वो योग्य नहीं थे। वो अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं, जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। और कल आधी रात देश के बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधि मंडल गृहमंत्री अमित शाह से मिलने गया। पिछले हफ्ते बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में भी हिंसा हुई और ये सांप्रदायिक रंग ले चुकी है।
उसके बाद देश के कई बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और लीडर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात इनके 16 सदस्यीय दल को मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली। मुलाकात में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक एक करके 14 बिंदु गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे। मीटिंग में मौजूद मौलाना नियाज फारूकी का कहना है कि इन सवालों का अमित शाह ने सकारात्मक जवाब दिया। देश में मुसलमानों के मसलों को लेकर कल देर रात एक डेलीगेशन, मुस्लिम डेलीगेशन, जिसमें देश भर से आए मुस्लिम लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स शामिल थे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई ऐसे मसले थे जिनको लेकर के चिंताएं हैं, उनको लेकर के अमित शाह साहब से चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई, क्या मसले थे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नियाज फारूकी साहब हैं, जो जमीयत उलेमा हिंद के स्पोक्स पर्सन हैं, और जो मीटिंग हुई अमित शाह जी से, उसके साथ उस मीटिंग में आप भी शामिल थे। नियाज साहब, क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों को लेकर के ये मुलाकात हुई? क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि उन्हें एक इस्लामोफोबिया का शिकार हो रहे हैं वो लोग। किन मसलों पर चर्चा हुई और अमित शाह साहब का क्या रुख था? हमने अभी देश के सामने, हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उनको, उनमें से 14 ऐसे बिंदु थे जिनसे हम लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और हमारे देश का सवाल है उसके बारे में। वो 14 बिंदु हमने उनके सामने रखे। तो एक तो उसमें जो सांप्रदायिक माहौल बना है, खासतौर से ये रामनवमी के बाद से जो एकदम, उसके बारे में, रामनवमी में जो दंगे हुए बिहार में और बंगाल और महाराष्ट्र में, उस पर चर्चा हुई। फिर दूसरे जो है, जो मॉब लिंचिंग के हरियाणा और मेवात के रीजन में, खासतौर से वैसे मुल्क में जुनैद नासिर वगैरह के जो वाक़यात हुए, उनके बारे में चर्चा होना ज़रूरी थी, उनके सामने वही बात रखी। फिर तीसरे जो है, जो हेट क्राइम है, जो एक मुल्क के अंदर जो हेट स्पीचेस वगैरह का जो माहौल चल रहा है, कि उससे हमारे देश की छवि कैसे ख़राब हो रही है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारा नुकसान हो रहा है, ये बात मैंने उनके सामने रखी। उसके अलावा जो है, कर्नाटका में जैसे रिजर्वेशन मुसलमानों का जो विड्रॉ हुआ, उससे काफ़ी मुसलमानों में बेचैनी होनी चाहिए, हुई, उसके उस बिंदु को भी सामने रखा गया। और मदरसों की जो स्थिति है, मदरसों के बारे में जो रवैया है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरह का सरकार ने भी रवैया अख्तियार किया, उसके बारे में। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण मसलों पर आपने अपनी चिंताएं गृह मंत्री के सामने रखी। गृह मंत्री का क्या रुख था? क्योंकि अभी हाल ही में वो बिहार में थे और बिहार में उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया कि आप 40 में 40 सीटें में लोकसभा में जिता दीजिए, हम दंगाइयों को सीधा कर देंगे, दंगे होंगे ही नहीं। इन तमाम मुस्लिम, पहले रामनवमी पर उनका जो दंगे हुए हैं, जो नालंदा में मदरसा जलाने की बात है, उस पर क्या चर्चा हुई, उस पर रुख क्या था अमित शाह साहब का? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है, उनका जो पब्लिक के अंदर पोस्चर होता है, जो पॉलिटिकल उनकी स्पीचेस होती हैं, उससे ये डिफरेंट अमित शाह थे। और उन्होंने हमारी बात जिस ध्यान से सुनी और उसके ऊपर उनका जो पॉजिटिव रिएक्शन था, वो हमारे लिए एक अलग अलग, दोनों हम सब। पॉजिटिव रिएक्शन मतलब क्या? पॉजिटिव रिएक्शन ये है कि उन्होंने सारे बिंदुओं को डिटेल में देखा और उसके बाद उन पर रिएक्ट किया, और डिनाइल मोड में नहीं थे कि सब चीज़ मना कर दी, नहीं ऐसा नहीं होता, आप गलत कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा है और इसमें बहुत सारी बातें सही हैं, मैं उससे एग्री करता हूँ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है कि हम इसको देखें और इसको करें। हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी राज्यों की उन्होंने मिसालें दी हैं कि जिन राज्यों के अंदर उनकी हुकूमत नहीं है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह से वो करने की कोशिश की है, और उनकी ममता दीदी से बात हुई, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अमेरिकी इतिहास में ये पहली बार है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक अभियोग लगे हों। आरोपों पर ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी के बाद ट्रंप वापस फ्लोरिडा पहुंचे। यहां अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जमकर हमला बोला और खुद को राजनीतिक एजेंडा का शिकार बताया। न्यूयॉर्क पिनल कोड के अनुच्छेद 175 के तहत अपने ऊपर लगे गंभीर अपराध और उससे जुड़े 34 मामलों पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में यही कहा। लेकिन जब वे वापस फ्लोरिडा अपने घर पहुंचे तो फिर खूब बोले, बाइडेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. अदालत से जाते समय जज ने ट्रंप को ऐसा कुछ भी नहीं बोलने की चेतावनी दी थी जो उकसावे वाला हो। लेकिन ट्रंप ने फ्लोरिडा के अपने भाषण में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल एल्विन ब्रैग और प्रिजाइडिंग जज जुआन मर्चेंट पर राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करने का आरोप दोहराया। And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. With all of this being said, and with a very dark cloud over our beloved country, I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. ट्रंप पर आरोप है कि पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से अपने संबंध जग जाहिर न करने और मुंह बंद रखने के लिए उसे $1,30,000 का भुगतान किया और इस भुगतान को भी छिपाने की कोशिश की। ट्रंप पर बिजनेस रिकॉर्ड में गड़बड़ी और चुनावी फंड इस्तेमाल के कानून को तोड़ने के गंभीर अपराध का मामला बनाया गया है। State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. We cannot and will not normalize serious criminal conduct. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत में ट्रंप की अगली पेशी 4 दिसंबर को होगी। आरोपों की सुनवाई जनवरी 2024 से शुरू होगी, लेकिन ट्रंप के वकीलों की कोशिश होगी कि सुनवाई शुरू होने से पहले ही आरोप निलंबित हो जाएं। Today's unsealing of this indictment shows that the rule of law died in this country because while everyone is not above the law, no one's below it either. And if this man's name was not Donald J. Trump, there is no scenario we'd all be here today. Please understand that based on these charges. न्यूयॉर्क में करीब घंटे भर की अदालती कार्रवाई और $1,22,000 जुर्माने के बाद ट्रंप को जमानत पर छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के समय ट्रंप का फिंगरप्रिंट तो लिया गया, लेकिन न तो उनको हथकड़ी लगाई गई और मगशॉट यानी कि अपराधी की तरह चेहरे का अलग अलग एंगल से तस्वीर भी नहीं ली गई। लेकिन ट्रंप की टीम ने फेक मगशॉट छपे टी शर्ट के जरिए चुनावी फंड जुटाना शुरू कर दिया है। ट्रंप एक अद्भुत सा ही केस है। ऐसा पॉलिटिशियन कम ही हमने देखा है विश्व में, ऐसे पॉलिटिशियन जिसने अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज चेंज कर दिया है। जाहिर है कि ट्रंप जहां अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, वहीं विक्टिम कार्ड खेलकर रिपब्लिकन्स को एकजुट करने की कोशिश में भी हैं। उन्होंने सारा फोकस अपने ऊपर रखकर 2024 राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस में अपनी बढ़त और बना ली है। न्यूयॉर्क से नम्रता बराड़ के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताया है और ट्रंप इसका फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। अब तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको यहाँ महाराष्ट्र के पुणे में मशहूर दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में एक अलग ही रौनक नजर आई है। भक्तों ने यहाँ पर 21,000 सूरजमुखी के फूलों से मंदिर को सजाया है।